लोग जो है SN2 या बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सेम रिएक्शन जो SN1 में है वही रिएक्शन यहाँ भी होगा, सेम प्रोडक्ट है बनेगा, मैकेनिज्म सिर्फ डिफरेंट होगा। ठीक है ना। SN1 रिएक्शन में क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट स्टेप पर डिपेंड करता है, क्योंकि पहला स्टेप उसमें जो है स्लो स्टेप है, उसमें क्या बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनता है ना। वो सेकंड स्टेप में जाके न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर फिर अटैक करता है। वहाँ पर क्या होता है, पहले कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और फिर उस कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। आई बात समझ में। यहाँ पर जो एक साथ होगा लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफिलिक जो ग्रुप है दोनों ही एक साथ, एक अटैच होगा दूसरा टूटेगा। इसलिए यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट के ऊपर भी और अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर भी। SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है ना, अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है। जो उसके ऊपर आ रहा है न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब SN2 का बात करते हैं तो ये दोनों के ऊपर दोनों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड के ऊपर और इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, दोनों के ऊपर। क्योंकि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ होता है। एक न्यूक्लियोफाइल हटता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, ये दोनों काम एक साथ होता है। तो इसलिए जितना जल्दी वो रिमूव होगा और जितना जल्दी ये ऐड होगा उतना जल्दी ये रिएक्शन होगा। जितना आसानी से लिविंग ग्रुप हटेगा उतना ही आसानी से ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल उससे अटैच होगा। तो दोनों के ऊपर डिपेंड किया, दोनों के ऊपर डिपेंड किया, इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ज़्यादा हो गया। ठीक है, बायोमोलिकुलर हो गया, दोनों के ऊपर डिपेंड किया, रिएक्टेंट के ऊपर भी और अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर भी डिपेंड किया, इसलिए बायोमोलिकुलर हो गया। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है ना, क्योंकि मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है यहाँ पर 2 है, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है 2 है, इसीलिए। ठीक है, आ गया समझ में। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो है जितना जल्दी लिविंग ग्रुप हटेगा और जितना जल्दी अटैक होगा उसके ऊपर इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया Cl, मिथाइल क्लोराइड लिया है। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, और इसी से हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कि कितना आसानी से अटैकिंग रिएजेंट जो है इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जितना कम क्राउडिंग रहेगा उतना अच्छे से वो अटैक करेगा, जितने अच्छे से अटैक करेगा उतने अच्छे से उसको तोड़ करके भगाएगा भी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है निकलेगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसे OH- है, ये जो है अटैक करेगा इधर से पीछे से, समझ गए। OH- हम किसी वाटर से ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से या और भी कहीं से, जो भी ये दे सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, क्योंकि ये इधर से जुड़ने लगा और ये इधर से अब टूटने लगा। ये 4 बॉन्ड है, जब ये जुड़ जाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये जुड़ जाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा।
ये मोटा वाला इधर आ गया, डॉटेड लाइन वाला इधर आ जाएगा, ये मोटा वाला डॉटेड लाइन है, ठीक है। और ये अब जो है टूटेगा और ये OH माइनस जुड़ेगा, ठीक है, आ गया समझ में। और ये H यहाँ आ जाएगा। ये जो है ट्रांजिशन स्टेट हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। जैसे कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसका मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जिस तरह से कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसका मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसी तरह से ट्रांजिशन स्टेट जब बनेगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूल रिएक्टिव होगा। तो इसमें क्या है, क्राउडिंग कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, अटैक ये आसानी से कर सकता है। इधर तीनों हाइड्रोजन है ना, बल्कि ग्रुप नहीं है इसमें, मिथाइल है ना, इसमें कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, आसानी से पीछे से अटैक, सामने से अटैक नहीं करेगा क्योंकि Cl माइनस और OH माइनस को रिपल्सन हो जाएगा, तो पीछे से अटैक करेगा, पीछे से क्राउडिंग नहीं है। टेट्राहेड्रल शेप है ना, ट्राइगोनल प्लानर नहीं है कि चारों तरफ से सेम, आगे पीछे दोनों तरफ सेम इन्वायरमेंट, ऐसा नहीं है। टेट्राहेड्रल शेप है, इधर से तो अटैक नहीं कर सकता है, पीछे से अटैक करेगा। पीछे से जब अटैक करता है यहाँ पर तो डेल्टा प्लस पॉजिटिव चार्ज रहता है, यह डेल्टा माइनस इसके पास रहता है, ये OH माइनस आके आसानी से अटैच हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर बल्कि ग्रुप दे देंगे, कोई अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी मन हो, ये तीनों जगह दे देंगे तो तब क्या होगा, इसको यहाँ आने में दिक्कत होगा कि नहीं? हाँ, मोटा मोटा आदमी सब बढ़ जाएगा, फिर 20 से आदमी निकल पाएगा नहीं ना। तो ये सब पर मोटा मोटा ग्रुप डाल देंगे तो फिर इस OH माइनस को यहाँ आने में दिक्कत होगा कि नहीं? हाँ, अभी सब पतला पतला आदमी है ये तीनों, ग्रीन एंड थिन, तो आसानी से आ जाएगा, यहाँ अटैक कर देगा, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है ना, सिंपल है, मिथाइल कार्बन है ये, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, इसमें क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट वाला जो कंपाउंड है ना, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ये रिएक्टिव होगा। इसमें क्राउडिंग कुछ नहीं है, तो आराम से ये 5 हो रह सकता है, इसलिए ये ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्राउडिंग नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ग्रुप के साइज़ के चलते ही, जब बड़ा बड़ा रहेगा तो क्या करोगे, तुमको धक्का उक्का दे के जाना पड़ेगा ना, आसानी से नहीं पहुंच पाओगे। और जब पतला पतला आदमी रहेगा, बीच में खाली जगह रहेगा, आराम से निकल जाओगे। लेकिन मोटा मोटा आदमी ढेर सारा खड़ा कर देंगे अगल बगल, तो क्या करोगे, पूरा जगह लेगा। अब जाना है तो इधर भी धक्का दो, इधर भी धक्का दो, तो मेहनत करके जाना पड़ेगा, आसानी से तो नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर पतला पतला आदमी खड़ा है तो क्या होगा, बीच में पूरा जगह है, आराम से चले जाओगे, बगल वाला को पता भी नहीं चलेगा कौन मेरे बगल से चला गया। लेकिन पूरा हैवी रहेगा हाथी सब, तो क्या होगा, हाँ, जाने में दिक्कत होगा कि नहीं, आई बात समझ में। तो वही हालत यहाँ भी, अभी कोई हाथी नहीं है, यहाँ सब बकरी सब है, तो आराम से चला गया। लेकिन अगर यही ग्रुप हाथी हो जाएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं, इतना जगह ले लेगा, ये इतना जगह ले लेगा, ये इतना जगह, तो इसको कार्बन पर अटैक करने में दिक्कत होगा ना, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को। ये क्या है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल, ये छोड़ेगा और ये जुड़ेगा, है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट में दोनों चीज़ हो रहा है, इधर से ये जुड़ रहा है
और ये धीरे धीरे बॉन्ड कमज़ोर हो रहा है। कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पर करता है? ये रिएक्शन कितना फास्ट होगा किस पर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट कब होता है? जब उसमें क्राउडिंग कम हो। तो अभी तो क्राउडिंग कम है, छोटा छोटा ग्रुप है, इसलिए रिपल्सन कम है ना, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है ये स्टेबल है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इसके आगे क्या होगा? अब ये Cl- निकल जाएगा, ठीक है, Cl- अब निकल जाएगा। अब बन जाएगा, क्योंकि ये इधर से दिया तो इन्वर्जन हो जाएगा, इधर से आके OH ग्रुप जुड़ गया, Cl इधर है लेकिन OH इधर है उल्टा, इसके रिपल्सन में चलती है इधर झुकेगा, ये सब झुक जाएगा। ये इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पर। इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा ना, हाँ? और इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पर, ठीक है, बनेगा। छतरी उल्टा, छतरी उलट गया ना, है उल्टा कि नहीं? है तो यहाँ इन्वर्जन हो गया। अगर अब ये डेक्स्ट्रो है कि लीवो है हमको मालूम नहीं है, ठीक है, अगर डेक्स्ट्रो है लीवो है मालूम नहीं है, यहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसे भी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, हम ऐसे समझा रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव तो तब होगा जब चारों डिफरेंट ग्रुप होगा, यहाँ पर तो 3 तो सेम है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। बस समझ रहा हूँ, छतरी उल्टा हो गया, तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो हो गया। देख रहे हो Cl यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर OH नहीं आया है, इसके अपोजिट सकता है। Cl यहाँ पर है जस्ट अपोजिट, तो उल्टा हो गया, ये उलट के आ गया यहाँ, ये वाला उलट के यहाँ आ गया, यही ना होता है, साइड इन्वर्जन होता है प्लेन मिरर में। ये आ जाएगा यहाँ, आ गया इसके जगह पर OH, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर और ये आएगा यहाँ पर, यही ना होगा। मिरर रखने के बाद वैसा बनेगा कि नहीं? Cl के जगह OH दे देते हैं यहाँ पर, तो ऐसा ही बनेगा कि नहीं? तो इन्वर्जन हुआ कि नहीं? इसी को इन्वर्जन बोलते हैं। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो लीवो हो गया, छतरी उलट गया, समझ में आया? है? और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल हेलाइड। मिथाइल हेलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आया बात समझ में? मिथाइल हेलाइड क्या होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? मिथाइल हेलाइड, ठीक है। SN2 में टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? मिथाइल हेलाइड, क्योंकि इसमें क्राउडिंग है ही नहीं, इसलिए इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है कार्बन के ऊपर, ठीक है। आया बात समझ में? क्योंकि कार्बोकैटायन इसमें बनता नहीं है, इसमें एक साथ एक न्यूक्लियोफाइल हटने की शुरुआत करता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। C और Cl का जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे वीक होता है और C और OH बॉन्ड जो है ये धीरे धीरे मजबूत होता है। यही है ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर दोनों प्रक्रिया चल रहा है।
ठीक है। जब ये पूरा मजबूत हो जाएगा और ये पूरा कमज़ोर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका मॉलिक्यूल, ठीक है। और जितना कम क्राउडिंग होगा ट्रांजिशन स्टेट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना कम क्राउडिंग होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ क्राउड है ही नहीं, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड में क्राउड है ही नहीं, नो क्राउडिंग एट ऑल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इसका ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट चूँकि सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसलिए इसका मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मान लो हम यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप दे दिए, अब हो गया ये प्राइमरी। अब ये प्राइमरी हो गया, थोड़ा सा क्राउडिंग आ गया। अब जो है ये दिक्कत करेगा OH माइनस को अटैच होने में, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा। OH लिख दिया यहाँ पर, CH3, ठीक है। ये हो गया हमारा अब प्राइमरी। थोड़ा सा क्राउडिंग बढ़ गया तो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। दूसरा चीज़ और भी देख सकते हो, जब इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, सब हाइड्रोजन था कि इंडक्टिव इफेक्ट कुछ नहीं था। कार्बन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना जल्दी चांस है कि OH माइनस अटैक करेगा। दूसरे तरीके से देख सकते हैं, कार्बन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना जल्दी OH माइनस उससे अटैच होगा, या कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो सकता है जो Cl माइनस से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो आके रहे। हम तो OH माइनस एक एग्जाम्पल लिए हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो सकता है जो भी Cl माइनस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो उसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं था, अब एक आ गया तो इंडक्टिव इफेक्ट भी तो देगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ ले जाएगा, हाँ, कार्बन की तरफ ले जाएगा तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा आ जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन भगाया कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो OH माइनस को अटैक करने में दिक्कत होगा कि नहीं, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर रहेगा उतना ज़्यादा अटैक करने में अच्छा रहेगा। एक तो क्राउड हो गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ जिसके चलते OH माइनस को दिक्कत होगा। दूसरा हो गया कि ये जो कार्बन जिसके ऊपर OH माइनस अटैक करेगा उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, क्योंकि OH के ऊपर तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज घट गया ना तो रिएक्टिविटी कम हुआ। ये दूसरे तरीके से भी सोच रहे हैं तो कम हुआ कि नहीं, है? तो इससे कम हो गया प्राइमरी अल्कोहल का। तो प्राइमरी में क्या हो गया, CH3 CH2 Cl, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइमरी हैलाइड, ठीक है। मिथाइल हैलाइड से कम हुआ, आ गया समझ में बात, है? अब हम सेकेंडरी कर देते हैं इसको। अब ये सेकेंडरी हो गया, तो ये डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन वाला कौन है, हाँ यहाँ है। ये अब सेकेंडरी हो गया और क्राउडिंग बढ़ गया ना, क्राउडिंग बढ़ गया तो OH माइनस को अटैक करने में और दिक्कत होगा। जितना दिक्कत होगा और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा इस कार्बन का, मतलब और पॉजिटिव चार्ज इसका घट जाएगा तो OH माइनस को और दिक्कत होगा यहाँ अटैक करने में, तो रिएक्टिविटी घटेगा, ठीक है। तो दो चीज़ हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया जिसके चलते अटैक करना दिक्कत होगा, जगह कम बच रहा है। और दूसरा बात है कि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज भी कम हो गया क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट और बढ़ गया। समझ में आ गया, क्लियर है? तो अब हम लोग
इससे भी कम रिएक्टिविटी हो गया। CH3 मोल 2 CHCl, ये हो गया सेकेंडरी हैलाइड। और इससे भी कम हो जाएगा टर्शियरी का, इससे भी कम हो जाएगा टर्शियरी का। अभी इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट और बढ़ गया और क्राउडिंग बढ़ गया। सबसे कम हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर यहाँ हो गया, यानी सबसे कम पॉजिटिव चार्ज हो गया इसमें कार्बन के ऊपर। तो H- आयन को डिफिकल्टी होगी कि नहीं, वो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज घटेगा। आया बात समझ में। दूसरा चीज़ क्राउड होने के चलते इसको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कार्बन तक पहुँचने में। मोटा मोटा आदमी आ गया, गली सकरा हो गया, अब जाने में हमको बहुत मेहनत करना होगा, हैं बहुत मेहनत करना होगा ना, बहुत समय लगेगा जाने के लिए। मोटा है, ताकतवर है, वो भी तो हमको धक्का मारेगा। हम मारेंगे धक्का तो छोड़ देगा क्या, हैं? तो जाने में मेहनत होगा कि नहीं, तो रिएक्टिविटी घटा कि नहीं, आया समझ में। तो टर्शियरी का रिएक्टिविटी सबसे कम हो गया इसमें टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में सबसे कम रिएक्टिविटी टर्शियरी हैलाइड्स का और सबसे ज़्यादा मिथाइल हैलाइड का। तो जस्ट उल्टा हो गया SN1 का। SN1 में टर्शियरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और SN2 में प्राइमरी या मिथाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वो दोनों का उल्टा है, दोनों का उल्टा है। आया बात समझ में। इसका मतलब है कि अगर टर्शियरी हैलाइड रहेगा तो SN1 के थ्रू जाना प्रीफर करेगा, प्राइमरी रहेगा या मिथाइल हैलाइड रहेगा तो SN2 मैकेनिज्म प्रीफर करेगा। और बीच में जैसे वो सेकेंडरी आ गया वो SN1 में भी जाएगा, SN2 में भी जाएगा, क्योंकि तो मॉडरेट है बीच में है। समझ में आया। ये थोड़ा बहुत SN2 से भी कर लेगा, थोड़ा बहुत SN1 से भी कर लेगा। कौन सेकेंडरी, आया समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ ये, ओके। अब जो है इसमें हम लोग क्या है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसा कि ऑप्टिकली अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पर ले लिए हैं, है ना। ये ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड है, +2 ऑक्टेनॉल या +2 ऑक्टेन 2OH। ये डेक्स्ट्रो हो गया, है ना, डेक्स्ट्रो हो गया, डेक्स्ट्रो हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि बैक साइड से अटैक हो रहा है, ठीक है ना, बैक साइड से अटैक हो रहा है और ये बन रहा है। ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, क्योंकि इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, 1 2 3 4, चारों क्या है, डिफरेंट ग्रुप है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है। तो जब ऑप्टिकली एक्टिव कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड अगर लेंगे तो अगर ये SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट इन्वर्जन होगा। मतलब अगर डेक्स्ट्रो है तो लिवो होगा, यानी डेक्स्ट्रो कुछ नहीं रहेगा, पूरा का पूरा लिवो में कन्वर्ट होगा। SN1 में क्या था, ये थोड़ा सा डेक्स्ट्रो भी बनता है, थोड़ा सा लिवो भी बनता है, दोनों चीज़ बनता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि अगर डेक्स्ट्रो है तो लिवो बनेगा, लिवो है तो डेक्स्ट्रो बनेगा। तो हम यहाँ पर तो डेक्स्ट्रो लिए हुए हैं, तो जो रिजल्टिंग हुआ वो लिवो हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैकेनिज्म तो वही है, सिर्फ हमको दिखाना है कि इन्वर्जन होता है कि नहीं, क्योंकि बैक साइड से अटैक होता है इसीलिए इन्वर्जन होता है। सामने से तो अटैक होता नहीं है, बैक साइड से अटैक होता है, क्राउडिंग रहे चाहे नहीं रहे। जब ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्राउड तो रहेगा ही, ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्राउड तो रहेगा ही, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होगा तो क्राउड तो रहेगा ही। ये रिएक्शन स्लो ही होगा। ऑप्टिकली एक्टिव अगर रहेगा
तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जो रिएक्शन होगा वो स्लो ही होगा, फास्ट नहीं होगा, क्योंकि जब भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स आएगा तो क्राउड हो ही जाएगा, लेकिन रिएक्शन तो होगा, रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है, रिएक्शन स्लो होगा लेकिन रिएक्शन होगा। और रिएक्शन जब होगा तो प्रोडक्ट कैसा होगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। अगर डेक्स्ट्रो से स्टार्ट किए तो हमको लिवो मिलेगा, लिवो से स्टार्ट किए तो डेक्स्ट्रो मिलेगा। हम यहाँ डेक्स्ट्रो स्टार्ट किए हैं तो देख लो क्या मिला, लिवो मिल गया। तो कंप्लीट इन्वर्जन हुआ कि नहीं, और कंप्लीट इन्वर्जन होने का कारण पूछेगा क्यों है, क्योंकि सामने से तो न्यूक्लियोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है, सामने से तो अटैक कर नहीं सकता, जब भी अटैक करेगा वो पीछे से करेगा, क्योंकि चारों तरफ इन्वायरमेंट सेम है नहीं। जिधर से क्राउड कम रहेगा उधर से अटैक करेगा, जिधर से क्राउड कम रहेगा, है ना, आगे दरवाज़ा पर दरबान खड़ा है तो उधर से अटैक नहीं करेगा, उधर से दीवार तड़प के अटैक कर देगा पीछे साइड से, है ना। गेट पर सब बहुत आदमी है, इधर से कैसे घुसोगे, तो क्या करोगे, उधर से बाउंड्री से आ जाएंगे, पेड़ पौधा पर चढ़ेंगे, पीछे से चढ़ जाएंगे, उधर कम आदमी रहता है, घुस जाएंगे कैंपस के अंदर। तो वही हालत यहाँ पर है, कैंपस के अंदर पीछे से घुस जाता है, अटैक करता है, क्योंकि सामने से दिक्कत है, ठीक है। और पीछे से जब अटैक करेगा तो क्या होगा, रिपल्सन पीछे से ही ना आएगा, तो इससे जब रिपल्सन आएगा तो ये इधर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा, सब छाता उलट जाएगा। ये छाता है ना, छाता में प्रेशर इधर से पड़ेगा तो उलट जाएगा, ऊपर की तरफ मुंह खुल जाएगा, वही हो गया ना यहाँ पर। तो इन्वर्जन हो गया कि नहीं, तो इन्वर्जन होने का मेन कारण वही है कि जिधर से क्राउड कम रहता है उधर से अटैक करता है न्यू न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और पीछे से क्राउड थोड़ा कम रहता है इसलिए वो पीछे से अटैक करता है, पीछे से क्राउड कम है इसलिए पीछे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा तो छतरी जो है उलट जाएगा, छतरी जो है उल्टा हो जाएगा। आया बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो इसीलिए इन्वर्जन होता है पीछे से अटैक होने के कारण, ठीक है, समझ में आ गया ना।